अर्थराइटिस होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम नॉर्मल लोगों को बताएं तो? It is a condition where there is inflammation, redness, stiffness, and it also affects the mobility of the joints and the patient's lifestyle. अर्थराइटिस है, क्या वो एज के साथ ही होता है या किसी को भी हो सकता है? Age is not the only factor. पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये उसको अर्थराइटिस ही है? ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? कई बार स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, कई बार हाथ लगाने से भी उसमें से वार्म फील होता है। जो आजकल अर्थराइटिस के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इतने क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इस सबसे ऊपर है स्ट्रेस। अगर आपको नी पेन हो रहा है तो क्या वो अर्थराइटिस ही होगा? नहीं, हर नी पेन अर्थराइटिस नहीं होता। यही चीज है कि जिसे हमें बारीकी से हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पेन का रीजन क्या है। मुझे अर्थराइटिस हो गया, लेकिन ऐसा मेरे जॉइंट में क्या है अंदर जो चल रहा है? हेल्दी जॉइंट में एक कार्टिलेज होता है जो कि कुशन की तरह सपोर्ट देता है। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो तब पेन शुरुआत होती है। अब हम ये जानते हैं कि जो अर्थराइटिस है क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजू सिंह फ्रॉम एसबीएल और आपका एसबीएल के हेल्थ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उंगलियों में दर्द है, शोल्डर्स में पेन है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको इन जॉइंट्स में जकड़न महसूस होती है? और क्या ये भी सुना है कि जो हमारा जॉइंट पेन हो रहा है ये सब उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है और ये नॉर्मल है? लेकिन अगर ऐसा सुना है तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि जॉइंट पेन सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ नहीं होता, ये अर्थराइटिस का भी संकेत हो सकता है। यदि हम आज की बात करें तो जो अर्थराइटिस है वो ओल्ड एज में तो हो ही रहा है, लेकिन जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से एज ग्रुप्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है। सो इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर चमनजीत संधू, जिन्हें की होम्योपैथी फील्ड में 42 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सो मैम, आपका एसबीएल के हेल्थ पॉडकास्ट में स्वागत है। Thank you. I'm truly honored to be part of this show and thank you for inviting me. Arthritis is a very important health issue. ये physical health के लिए नहीं, lifestyle को भी affect करता है। Right. So सबसे पहले हम इसी continuation में बात करते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है एग्जैक्टली अगर हम नॉर्मल लोगों को बताएं तो? आर्थराइटिस कोई एक सिंगल डिसीज नहीं है। It is a condition where there is inflammation, redness, stiffness, and it also affects the mobility of the joints and the patient's lifestyle. और इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा किस्म के आर्थराइटिस होते हैं, और जिसमें सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी कहते हैं, और इसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून से भी रिलेटेड है। तीसरा गाउट, जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डेपोजिशंस होते हैं, और चौथा है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें सोरियाटिक कंडीशंस भी अटैच होती हैं। तो इसमें हमें पूरे चीज़ों को ध्यान रखते हुए, डायग्नोसिस करते हुए हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। राइट। सो मुझे लगता है कि इस आंसर से लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि जहाँ पे हम सोचते हैं कि चलो अर्थराइटिस है, हम डायग्नोसिस में कर देते हैं कि हमें अर्थराइटिस हुआ है। अब इस आंसर से लोगों को ये पता चल जाएगा कि कितने टाइप के एक्चुअल में अर्थराइटिस होते हैं जिनका कि लोगों को नाम भी नहीं पता है। सो दिस विल हेल्प द पेशेंट्स कि वो अपना डायग्नोसिस प्रॉपर करा सकें।
और इसके ऊपर ये होता है कि इसमें हर एज ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है, और होम्योपैथिक में हम सबसे पहले सिम्टम्स को लेके इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देते हैं और डायग्नोस को फिर हम साथ में कंबाइन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो अर्थराइटिस है क्या वो एज के साथ ही होता है या किसी को भी हो सकता है? एज इज नॉट द ओनली फैक्टर। ओल्ड एज में ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, लेकिन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया वो 30 to 40-50 इयर्स के एज ग्रुप में ज्यादा होता है। और लेकिन अगर ऑटो इम्यून फैक्टर है तो उससे अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एज में भी ये हो सकता है, और ये बच्चों में भी ये पाया जाता है। आर्थराइटिक पेन्स जो है, जिसको हम कई बार मिसगाइड करते हैं कि ये ग्रोइंग पेन्स है, तो वो खाली ग्रोइंग पेन्स नहीं होते, वो शुरुआत होती है आर्थराइटिस की भी कई केसेस में, अगर उनमें ऑटो इम्यून फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो। सो इसीलिए शायद ऐसा ही है कि हमें एज को एक मेजर नहीं देखना चाहिए, इवन उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस करना चाहिए, क्योंकि अर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है। बट एज में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन आर्थराइटिस कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। सो मैम, जैसा कि आपने देखा होगा आपके क्लिनिक में भी पेशेंट आते होंगे कि पेशेंट जॉइंट पेन के साथ आ रहा है, डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो अर्थराइटिस की ही कंडीशन हो। तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये उसको अर्थराइटिस ही है? ऐसे कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो पेशेंट आता है जॉइंट पेन से ही आता है। फिर उसमें कई बार वो कहते हैं कि हमें सुबह उठते साल ही हमें मॉर्निंग स्टिफनेस महसूस होती है, और कई बार स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, कई बार हाथ लगाने से भी उसमें से वार्म फील होता है, और इसके अलावा भी सीढ़ियाँ चढ़ने में डिफिकल्टी होती है, और बहुत सारा फैटीग फील करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कई बार तो वो कहते हैं कि हमारे जोड़ों में से ना आवाजें आ रही है, क्रैकलिंग साउंड्स आ रहे हैं, तो वो पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम उनका होलसम सिम्टम्स लेते हैं, होलसम टेस्ट करते हैं, होलसम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, और फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मैम, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि जो आजकल अर्थराइटिस के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इतने क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा है, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कई बार डेस्क जॉब्स भी उनको मजबूरी में कई घंटे बैठना पड़ता है, और उसके अलावा जो कई बार अगर वो एक्सरसाइज शुरू करते भी हैं तो उनको माइनर इंजरीज हो जाती है, जिसके कारण वो फिर दोबारा से उनको गैप आ जाता है। और न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन बैलेंस्ड नहीं है, जिससे कि ओबेसिटी की तरफ हो जाते हैं, और इसके कारण हर जॉइंट्स इफेक्ट होता है, स्पेशली नी जॉइंट जो कि वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। तो उसके अलावा पुअर स्लीप, जो कि आपकी बॉडी को रिपेयर करने में बहुत ही डिले करता है, और इस सबसे ऊपर है स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस हर चीज में अगर आप देखिए आपकी मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी को वीक करता है। हाँ, अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेस है आज के लाइफ स्टाइल में, जैसे आपने कहा कि जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और जो स्ट्रेस है एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर आपके क्लिनिक में 10 पेशेंट आते हैं फॉर एग्जांपल, कहीं ना कहीं 9 लोगों को स्ट्रेस अच्छा खासा लेवल पर होगा। उनका जो कॉज होगा, जैसे कि हम होम्योपैथी में पूछते भी हैं कि एक्चुअल में ये कब स्टार्ट हुआ, तो उसकी लाइफ में उस टाइम पर ना स्ट्रेस जरूर रहा होगा। तो इस लेवल पर स्ट्रेस है लोगों में। देखो, ऐसा है, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लिविंग हो गया है। अगर कोई पेशेंट आके मुझे कहता है कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनको कहती हूँ आप नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, डिग्री ऑफ स्ट्रेस वेरीज, किसी को थोड़ा है, किसी को ज्यादा है, वो अलग बात है। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम उनके मेंटल सिम्टम्स, इमोशंस और फिजिकल सबको कंबाइन करके ट्रीटमेंट देते हैं। वी आर ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल ऑन एज अ होल एंड नॉट जस्ट बाय डायग्नोसिस। तो ऐसा जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको नी पेन हो रहा है तो क्या वो अर्थराइटिस ही होगा? नहीं, हर नी पेन आर्थराइटिस नहीं होता। वो लिगामेंट इंजरी भी हो सकती है, और मेनिस्कस टेयर भी हो सकता है, टेंडनाइटिस भी हो सकता है,
और विटामिन डेफिशिएंसीज के कारण भी कई बार पेन होता है। तो यही चीज है कि जिसे हमें बारीकी से हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पेन का रीजन क्या है और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है। सो मेडिसिन लेने से पहले एटलीस्ट प्रॉपर डायग्नोसिस आपको करना है, और अगर आपकी कोई भी टेस्ट है, कोई एक्सरे कराना है, कुछ भी कराना है, वो पहले कराओ ताकि वो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, ताकि आपको प्रॉपर मेडिकेशन मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट मानेंगे। पेशेंट्स को अर्थराइटिस हो जाता है, लेकिन वो हमेशा ना कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे जॉइंट में क्या है अंदर जो चल रहा है, तो क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगे? ये पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि हेल्दी जॉइंट में एक कार्टिलेज होता है जो कि कुशन की तरह सपोर्ट देता है। जब ये कार्टिलेज घिसने लगता है तो तब पेन शुरुआत होती है, और वो जॉइंट्स घिसते हैं तो उसके कारण कई बार स्टिफनेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले यही चीज आइडेंटिफाई करनी है। कुछ तो एज से रिलेटेड होता है, कुछ और ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स भी कई बार होता है, उससे भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार ऑटो इम्यून जो है वो डायरेक्ट कार्टिलेज पे अटैक करते हैं, तो उसका रीजन वो भी हो सकता है। आई एम श्योर कि अभी जो ये आंसर आपने बताया, इससे थोड़ी तो पिक्चर पेशेंट्स को क्लियर हुई होगी कि हमें अर्थराइटिस हो गया तो हमारे जॉइंट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जो अर्थराइटिस है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? इसमें डिपेंड करता है कि किस स्टेज में किस टाइप की प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसमें कार्टिलेज डैमेज हो चुका है तो उसमें हम उसको सिर्फ रिलीफ दे सकते हैं, पेन रिलीफ हो सकता है, मूवमेंट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उसको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको पूरी तरह क्योर कर दें। और साथ में ये थोड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम में आता है, इट इज नॉट दैट कि एक्यूट है, ये थोड़े दिन की प्रॉब्लम है। बाकी उसमें हम और चीजें भी गाइड करते हैं। तो मेन एम हमारा होता है कि उसको पेन से रिलीफ देना, उसकी मूवमेंट्स इम्प्रूव करना और उसका लाइफस्टाइल बेटर करना। राइट। जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए जो कि उनका जो पेन है या और जो सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें? देखो, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है, जिसमें वेट मैनेजमेंट पहले नंबर पे आता है। दूसरा, न्यूट्रिशन बैलेंस करना आना चाहिए। तीसरा, आप एक्सरसाइज अपनी एज और स्टेज के हिसाब से करिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आपने जिम में ट्रेडमिल पे ही 10 मिनट लगाने हैं, वेट्स उठाना है, तो कई बार उससे डैमेज ज्यादा होता है। तो आप अपनी स्टेज और एज के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। और वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, जो मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, क्योंकि वो 90 साल का पेशेंट भी हो जाए तो वो आराम से अपना वॉक कर सकता है। और अगर कोई स्विमिंग करे, साइकिलिंग करे, तो वो और भी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को देखते हुए उसे करना चाहिए। और उसके अलावा एक अच्छी नींद लीजिएगा और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करिएगा। तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर वो ध्यान में रखें और अपना टाइमली चेकअप कराइएगा और टाइमली मेडिकेशन ट्रीटमेंट पे अपना फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स और पेन और बीमारी टाइमली कंट्रोल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि पेशेंट को किस स्टेज पर आकर ये सोच लेना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपने जॉइंट्स पेन को पेन ना समझ के इसे एक सीरियस प्रॉब्लम लेना चाहिए और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखो, अगर सडन पेन शुरू होते हैं, स्वेलिंग हो गई है, मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ फीवर भी हो रहा है और चलने में बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसमें ये है कि इंडिकेशन है कि ये स्टेज ऐसी है कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे उतना जल्दी डायग्नोस होएगा, उतना जल्दी आराम आएगा और कॉम्प्लिकेशन से बचोगे। और इसके साथ ये भी है कि ज़्यादा देर तक वेट करने की जगह अपनी किसी भी पेन हो या कोई भी दिक्कत है, पेन वगैरह, तो वो इनिशियली स्टेज पे दिखा दी जाए तो बेस्ट है कि उसके जो चेंजेस हैं आगे वो नहीं होंगे और आपकी एक बेसिक ट्रीटमेंट से भी इलाज हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, अगर शुरुआत में हमें लगता है कि हम अपनी मेडिसिन से इसे कंट्रोल कर हाँ। सकते हैं तो हम डेफिनेटली उस स्टेज को वहीं पर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही सिवियर है या कोई फ्रैक्चर केस है या कोई टेंडन रप्चर है, हाँ, तो हम मैं- उसे आगे गाइड करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन समझाते हैं कि आगे कैसे फॉलो अप करना, एंड देन वी गिव होम्योपैथी एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड फॉर रिलीफ। अब हम देखते हैं कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन होती हैं वो किस तरीके से अर्थराइटिस में काम कर सकती है, किस तरीके से होम्योपैथी सपोर्ट कर सकती है अर्थराइटिस पेशेंट को। देखो, आर्थराइटिस वैसे भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम के अंडर आते हैं, तो क्रॉनिक प्रॉब्लम का मतलब है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। राइट। तो कई बार होता है कि दूसरी दवाइयाँ लेते हैं तो वो सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए उनको लगता है कि रिलीफ है, और ओवरडोज ऑफ दोस मेडिसिन के उसके और भी उनको पेशेंट खुद आके कहते हैं कि हमें थोड़े साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या बेसिक सिंपल एसिडिटी ही हो रही है, तो दे ऑप्ट फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही सेफ है और डीप एक्टिंग है और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है। तो इसमें हम पेशेंट के फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स को भी लेते हैं, क्योंकि हम क्यों फोकस करते हैं माइंड सिम्टम्स के, उसके स्ट्रेस लेवल को, और फिजिकल में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का पेन है, जो कि होम्योपैथी में ही ये खासियत है। क्योंकि वो पेशेंट जब बताता है कि मुझे थ्रॉबिंग पेन है या हार्ड हिटिंग टाइप पेन है या रेडिएटिंग पेन है, तो वो होम्योपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारा एक ट्रेशर है। राइट। वो हमारा ट्रेशर है, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने गोल्ड माइन को हिट कर लिया। राइट। तो उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट देते हैं और इतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि लॉन्ग टर्म में पेशेंट कहते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट साथ के साथ लेते रहेंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम डे टू डे में जो पेन है, मूवमेंट्स है, स्टिफनेस है, ये सारे उनको बहुत ही अच्छा रिलीफ देगा। और कहीं ना कहीं जैसे कि होम्योपैथी है वो इन सारी प्रॉब्लम में, अर्थराइटिस वगैरह में सपोर्ट कर ही रही है, और इससे हम पेशेंट की जो लाइफ है उसको हम प्रोलॉन्ग करते हैं कि मतलब उसका जो, मान लीजिए उसे 10 साल का था पेन, 10 साल से चला आ रहा है और उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, वो पेन किलर खाए जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके जो पेन किलर्स हैं वो भी कम होते हैं और उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं हम, वो भी बहुत बेटर हो जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं ऑब्वियसली इतना पता चलता है कि उनके पेन किलर्स कम हो गए हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है, और साथ में जो होम्योपैथी के साथ अगर वो एलोपैथिक ले रहे हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और धीरे धीरे उनकी वो दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। राइट। मैम, अब हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं, आप उनका फैक्ट बताइएगा। सबसे पहला जो है, क्या जो क्रैकलिंग साउंड होती है नी में वो अर्थराइटिस की वजह से होती है? क्रैकलिंग साउंड आर्थराइटिस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इसका अभी कोई एविडेंस नहीं है। क्या एक्सरसाइज से अर्थराइटिस बढ़ता है? Not exactly, unless and until it is done under proper supervision and according to the age and stage of the problem. यदि किसी पेशेंट को पेन नहीं है तो क्या उसे समझ लेना चाहिए उसका अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया है? नहीं, पेन नहीं होना का ये मतलब नहीं है कि उसके आर्थराइटिस ठीक हो गई, उसके अंडरलाइंग कॉजेस को भी हमें देखना चाहिए और वो टेम्पररी रिलीफ हो सकता है। क्या अर्थराइटिस सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ ही होता है? नहीं, कोई भी एज आर्थराइटिस से इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर ओल्ड एज में ज्यादा है, लेकिन आर्थराइटिस बच्चों में भी हो सकता है। राइट। क्या जो अर्थराइटिस है वो सारे के सारे सेम ही होते हैं, एक जैसा ही होता है? नहीं, इसमें मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस है, बट गिने चुने 4-5 है जो बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो मैम, इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने अर्थराइटिस पर अपने व्यूअर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब मैं चाहती हूँ कि क्या आप एक शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? I would just like to say कि don't ignore your early signs and symptoms. Early action is equal to better results. Thank you so much, ma'am, for coming on this platform and also giving your message to our viewers. कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा। So thank you everyone for watching us on our YouTube channel and watching this podcast.
और आज इस पॉडकास्ट के दौरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थराइटिस, उसके बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। Thank you so much for giving me this honor, and it was a great pleasure, and the pleasure is mine. Thank you so much.